Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से है। तमिलनाडु के वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एरिया है एन्नोर के अंदर में। उसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर थर्मल पावर प्लांट है, उसका भी यूनिट सिचुएटेड है। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के दौरान में वहाँ पे एक एक्सीडेंट होता है, इसमें 9 के आसपास जो वर्कर्स हैं उनका डेथ हुआ है। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, समय समय पे आपने न्यूज़ के अंदर में रीड किया होगा कि हमारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जहाँ पे वर्कर्स हैं उनकी रिगार्डिंग में कंटिन्यूस ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं वो सामने आते हैं। तो क्या हमारे जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो सेफ एंड सिक्योर नहीं है इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर में, उसके रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन को रेज करता है। कंटिन्यूस ऐसे इंसिडेंट सामने आना, उसके बिहाइंड में रीजंस यही हैं कि प्रॉपर जो सेफ्टी गियर्स हैं उनको फॉलो ना किया जाना, जो सेफ्टी मैनुअल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट ना करना वर्किंग कंडीशन के दौरान में, या आप देखिए जो इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हुआ करते हैं उनको प्रोवाइड ना करना वर्कर्स को उस कंडीशन में वर्क के रिगार्डिंग में। क्या कोई लॉ है जो इन इंडस्ट्रियल एरियाज में सेफ्टी है उसको इंश्योर करता है। 2019 के समय गवर्नमेंट के द्वारा हमारा जो लेबर सेक्टर के जो लॉज हैं उनको कोडिफाई किया गया था 4 कोड्स के अंदर में। एक कोड है वो वहाँ पे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन के रिगार्डिंग में है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन के रिगार्डिंग में कोड है। वहाँ पे सभी लॉज को आप देखिए कि कोडिफाई करते हुए सेफ्टी को इंश्योर करने के बारे में मेंशन है वो किया गया। ये कोड आपको ज़रूर से पता होना चाहिए कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन के रिगार्डिंग में जो कोड है वो एग्जिस्ट करता है इंडस्ट्रियल एरियाज में एक्सीडेंट के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में मेंशन है, तो ये बेसिकली ये कौन से जोन हुआ करते हैं इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। तो बेसिकली जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है एक डेजिग्नेटेड जोग्राफिकल रीजन है जहाँ पे अब देखिए कि मोर लिबरल वे के अंदर में उनको लिबरलाइज वे के अंदर में कुछ रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड किया गया है जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हो सके। हमारा जो ट्रेड के रिगार्डिंग में जो पॉलिसीज हैं उसका भी जो जो इनको कुछ रिलैक्सेशन है वो हुआ करता है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को सेटअप करने के रिगार्डिंग में, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही था कि हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको हमें बूस्ट करना है, एक्सपोर्ट को हमें बूस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट को अब देखिए कि अट्रैक्ट करना है कि इंडिया के अंदर में मोर इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे इंक्रीज हो सके। अब इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को एग्जिस्टेंस में लाया गया था 2005 के समय में। 2005 के समय एग्जिस्टेंस में आते हैं। उसके अर्लियर फेज के अंदर में ये जो जोन्स हुआ करते थे इकोनॉमिक सेक्टर के रिगार्डिंग में, इनको एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के नाम से जानते थे। इनको किसके नाम से जानते थे? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। इस न्यूज के अंदर में एक प्लेस का और नाम है, प्लेस का नाम जो मेंशन किया गया है वो है अवधि। जो यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ, जो जो उनका नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है वो अवधि का ही हुआ करता था, या उसी के जो ऑफिसर हैं उनके अंडर में ये केस आता है। अवधि हमारे लिए एग्जाम के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स? वैसे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सोशलिज्म के रिगार्डिंग में जो प्रिंसिपल हैं वो एग्जिस्टेंस में आया करते थे, बट सोशलिज्म को एज ए ऑब्जेक्टिव के रूप से जो अडॉप्ट किया गया था अवधि के अंदर में कांग्रेस का सेशन होता है 1955 के समय में। 1955 के समय कांग्रेस सेशन हुआ था। और सोशलिज्म के जो आइडियाज हैं, सोशलिज्म को जब आप रीड करोगे, अगर आप लक्ष्मीकांत का पॉलिटी का बुक रीड करते हो तो वहाँ पे इसके बारे में मेंशन है। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के अंदर में जो सोशलिज्म है उसको एज ए ऑब्जेक्टिव या नेचर ऑफ इंडियन स्टेट के रूप से बताया गया था ओरिजिनल वे के अंदर में, जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होता है 26 नवंबर 1949 के समय में। कमेंसमेंट कब हुआ था? कमेंसमेंट 2 मंथ बाद में होता है, ये 26 जनवरी है 1950 के समय में। तो स्टूडेंट, सोशलिज्म है जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, सोशलिज्म वर्ड है वो प्रियम्बल के अंदर में नहीं हुआ करता था। सोशलिज्म को एज ए ऑब्जेक्टिव के रूप से इंक्लूड किया गया था इस अवधि सेशन के अंदर में, जो चेन्नई के ही पास में एक एरिया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो सोशलिज्म वर्ड कब इंक्लूड हुआ, फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये इंक्लूड हुआ।
3 वर्ड्स को इंक्लूड किया गया था। 3 वर्ड कौन कौन से हैं? सोशलिज्म है, सेक्युलरिज्म है। एक वर्ड आप बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर में, वो वर्ड है वो कौन सा है। इनको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंक्लूड किया गया, क्योंकि लास्ट ईयर इनके रिगार्डिंग में पिटीशन फाइल हुआ था कोर्ट के अंदर में कि वो हमारे ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स हैं उनके उनका आप देखिए कि ऑब्जेक्टिव नहीं था, उनको बाद में इंक्लूड किया गया। तो कोर्ट ने फिर वैलिड किया था कि इंक्लूड जो किया गया है वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो ज़रूर से था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स का। उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे प्रोविज़न हैं जैसे कि डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी आप देखिए कि सोशलिज्म के रिगार्डिंग में जो सोशल वेलफेयर को इंश्योर करने वाले कुछ प्रोविजंस वो एग्जिस्ट किया करते हैं। तो अवधि के बारे में हमने देखा, हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में रीड किया जो एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए थे, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से अपग्रेड करते हुए। और इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स को इंश्योर करने के लिए जो लॉ है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन का, उसके बारे में। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो जगह का नाम मेंशन किया गया है वो है एन्नोर। जगह का जो नाम है वो क्या है? एन्नोर। इस जगह को आप एक बार और रीड करते हो पोर्ट्स के रिगार्डिंग में। हमारे जो पोर्ट हैं, पोर्ट आप देखिए कि मेजर जो पोर्ट हुआ करते हैं, जो हमारे कंट्री में जो मेजर पोर्ट हुआ करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। वो हमारे इसके अंडर में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। कितने मेजर पोर्ट हैं कंट्री के अंदर में? 13 मेजर पोर्ट हैं। 13 जो मेजर पोर्ट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। 14 जो है वाधवन नाम से है, वदावन या वाधवन नाम से, जो कि महाराष्ट्र के अंदर में कंस्ट्रक्शन फेज में है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी, जैसे एक बार एनडीए के पेपर में क्वेश्चन पूछा था। एनडीए का पेपर आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी ही उस पेपर को कंडक्ट करता है। या कोई आपसे पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारा मेरी टाइम सेक्टर के रिगार्डिंग में जो लॉज हैं उनको आप देखिए कि अमेंड किया गया है। काफ़ी सारे नए लॉ हैं, जैसे पोर्ट का जो लॉ है वो एग्जिस्टेंस में आया है अभी रिसेंटली। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाएंगे कि ये जो पोर्ट है इसका ये नेम है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है। जैसे यूपीएससी ने जो एनडीए के पेपर में जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था दीनदयाल पोर्ट के बारे में। जो दीनदयाल पोर्ट है वो किस पोर्ट का नाम चेंज किया गया है या कहाँ पे ये सिचुएटेड है। तो जो कांडला जो पोर्ट था, कांडला कहाँ पे है? कांडला है गुजरात के अंदर में, उसका नाम चेंज किया गया था एज ए दीनदयाल पोर्ट। एन्नोर का जो पोर्ट है उसका नाम है कामारजार नाम से। कामारजार नाम से एक पर्सन है, पॉलिटिकल पर्सन हुआ करते थे, उनके मेमोरी के अंदर में उस पोर्ट का जो नाम है वो किया गया है। जो चेन्नई जो तमिलनाडु है वहाँ पे जो मेजर पोर्ट्स हैं, क्या सिर्फ ओनली जो कामारजार पोर्ट है वो ही वहाँ पे सिचुएटेड है? एक आप देखिए कि वीओ चिदम्बरम पिल्लई नाम से भी एक पोर्ट है, वीओ चिदम्बरम पिल्लई, जो कि हमारे एक इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के अंदर में अपना स्ट्रीम है उसको भी डेवलप है वो किया था 1906 के समय। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने एन्नोर के बारे में देखा। यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट के बारे में भी मेंशन था, थर्मल पावर प्लांट के बारे में भी मेंशन था। तो थर्मल पावर प्लांट तो आप देखिए कि काफ़ी सारे हैं तमिलनाडु के अंदर में, काफ़ी स्टेट्स के अंदर में इनका जो संख्या है वो काफ़ी हुआ करता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो एक लिमिटेड नंबर में होते हैं, ये एक या दो वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं तमिलनाडु के अंदर में प्रेजेंटली। एक तो आप देखिए कि कलपक्कम नाम से है, कलपक्कम जो मद्रास के पास में है, कलपक्कम है। और एक आपको वहाँ पे जो कुडनकुलम है, एक कुडनकुलम। तो ये हमने तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से इन सब एरियाज को यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में है। तो फाइनल यहाँ पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कि बिहार के अंदर में कैरी आउट किया गया है, किसके द्वारा कैरी आउट किया गया है? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इलेक्शन कमीशन को ये जो पावर है कि समय समय पे वोटर लिस्ट को अपग्रेड करना, उसको एग्जामिन करना कि वोटर यहाँ पे करेक्ट है या नहीं है, ये पावर किस आर्टिकल के थ्रू है? ये पावर उनको मिला है आर्टिकल 326 के थ्रू। आर्टिकल 326 के थ्रू ये उनको पावर है। अब देखिए कि जब ड्राइव को जब स्टार्ट किया गया था तो 11 आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, 11 आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, उनके थ्रू आपको अपना आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करना है कि आप इसी एरिया से बिलोंग करते हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पेटिशन जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड है उसको भी इंक्लूड करने के लिए कहा कि आधार भी है, वो भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट आईडी है प्रेजेंट समय के अंदर में। और जो ओरिजिनल 11 आईडीज हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट हैं, क्योंकि रूरल एरिया है,
आइसोलेटेड एरियाज हैं वहाँ पे तो आप देखिए कि लोगों के पास में डॉक्यूमेंट होना वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क है। डॉक्यूमेंट होने के साथ साथ एक और टास्क डिफिकल्ट क्या है, लोगों के जो स्पेलिंग जो उनका हुआ करता है, जो नेम के अंदर में आप देखिए कि डिफरेंस आपको मिलेगा, काफ़ी अलग अलग डॉक्यूमेंट के अंदर में अलग अलग उनका जो नेम का जो स्पेल है वो हुआ करता है। तो इस वजह से आधार कार्ड है उसको भी इंक्लूड करने के लिए कहा गया। नंबर ऑफ वोटर्स इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं वो हमारे लिए नहीं इम्पोर्टेंट है यूपीएससी एग्जाम के लिए, बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट दिल्ली के अंदर में, अगर आप दिल्ली में रहे हो तो आप देखिए कि वहाँ पे एक एरिया है सीआर पार्क, जिसको किसके नाम से जानते हैं, चितरंजन पार्क के नाम से जानते हैं। बेसिकली वेस्ट बंगाल से बिलोंग करने वाले जो पर्सन हैं, जो बंगाली आइडेंटिटी से बिलोंग करने वाले जो पर्सन हैं, उनका जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा है इस एरिया के अंदर में, सीआर पार्क के अंदर में। वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर गए दुर्गा पूजा के सेलिब्रेशन के दौरान में, दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन वहाँ पे हुआ करता है, बंगाल के लोग रहा करते हैं। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा का जो इस बार सेलिब्रेशन हुआ है वो उन्होंने उनको अपना कल्चरल आइडेंटिटी के रूप से उसको सेलिब्रेट किया है। काफ़ी सारे वेस्ट बंगाल के जो वर्कर्स हैं उनको बांग्लादेशी या लैंग्वेज बेसिस के ऊपर सस्पिशंस के काफ़ी सारे माइग्रेंट वर्कर्स के केस सामने आए थे, तो बांग्ला जो वेस्ट बंगाल के वहाँ पे जो सेलिब्रेशन है वो हुआ है बंगाली प्राइड, अपना कल्चर का जो प्राइड है उसके रिगार्डिंग में। पीएम सर ने जब दुर्गा पूजा के पार्टिसिपेशन में कहा कि हमारा कंट्री का जो सिंबल ऑफ यूनिटी है, कल्चरल वाइब्रेंसी है, आप देखिए कि एक ही फेस्टिवल है नवरात्रि के दौरान में वहाँ पे दुर्गा पूजा हुआ करता है, और गुजरात के अंदर में जो है वो गरबा का एक डांस है जो नवरात्रि फेस्टिवल के दौरान में हुआ। तो ये बेसिकली आप देखिए कल्चर के पर्सपेक्टिव से था ये जगह, बस आपको वैसे पता अगर हो तो जरूरी एग्जाम के अंदर में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि सीआर पार्क में कौन रहा करते हैं, ऐसे कोई आपको जस्ट ऐसे इंफॉर्मेशन पता है तो ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कनाडा के अंदर जो कनाडा के जो लीडर हैं उनके साथ में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो मिले हैं। अक्टूबर के मंथ के समय ये इंडिया के विजिट के लिए भी आएंगे, तो एक बार हम यहाँ पे अभी रिसेंटली जो इंडिया कनाडा रिलेशन में जो डेवलपमेंट हुआ है उसको एक बार देखते हैं। वैसे आप देखिए कि इंडिया जो कनाडा रिलेशंस हैं वो काफ़ी बेटर हुआ करते थे, काफ़ी बेटर रिलेशंस हुआ करते थे, बट वहाँ पे जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को जो कैरी करने वाले जो पर्सन हैं उनका जो संख्या है वो तो आप देखिए कि कंटिन्यूस इंक्रीजिंग फेज में था। इंडिया कंटिन्यूस अपना वॉइस रेज करता है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट वाले जो पर्सन है उनका कनाडा के अंदर में प्रेजेंस होना। अभी जो रिसेंटली जो डिस्कशन हुआ है न्यूयॉर्क के अंदर में, क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो न्यूयॉर्क के लिए गए थे, तो न्यूयॉर्क के अंदर में आप देखिए कि उनके द्वारा जो रिलेशंस है उनके रिपेयर, रिलेशंस का जो रिपेयर है, रीबिल्ड का जो प्रोसेस है उसको प्रॉपर यहाँ पे कैरी आउट किया जाए। क्योंकि 2023 के समय में जो कनेडियन जो अलग जो डिफरेंट लीडर थे उस समय पावर के अंदर में, उनके द्वारा एलिगेशंस वो लगाए गए थे कि कनाडा के अंदर में एक पर्सन है हरदीप सिंह निज्जर, उनका असेसिनेशन हुआ कि इंडियन जो फोर्सेज हैं, इंडियन जो पर्सन हैं उन्होंने वहाँ पे उसके असेसिनेशन में रोल है वो प्ले किया। बट स्टूडेंट्स इंडिया उसको डिनाई करता है। उस समय एक एक अलायंस है वो भी न्यूज में था, अलायंस का नाम था फाइव आई अलायंस, अलायंस का नाम था फाइव आई अलायंस। फाइव आई अलायंस क्या है? फाइव आई अलायंस बेसिकली एक इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक अलायंस था जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय क्रिएट हुआ था। वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय जब ये क्रिएट हुआ तो यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूके हैं वो इंटेलिजेंस को शेयर करते थे। बाद में आप देखिए कि वहाँ पे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, और बाद में कनाडा है वो भी इसको ज्वाइन कर लिया। इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक अलायंस है वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय से, फाइव आई अलायंस। तो उसके उसके थ्रू इंफॉर्मेशन भी कनाडा के द्वारा शेयर किया गया कि इंडियन पर्सन्स का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट था इनके असेसिनेशन के अंदर में। क्या स्टूडेंट्स ऐसे कैरी आउट हो सकता है? आप देखिए किसी का भी जो टेरिटरी है वहाँ पे सॉर्निटी का वायलेशन रहेगा अगर एलिगेशंस वो प्रूव होते हैं कहीं पे भी, तो आपको जो सीक्रेट सर्विस हुआ करती हैं जो अपने वर्क को कैरी आउट करती हैं, तो इसी वजह से आप देखिए कि अपने जो एजेंट्स हैं उनको वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। उनको इस तरीके से ट्रेंड किया जाता है कि वो अपने वर्क जो काम है उसको वो परफेक्टली कैरी आउट है वो कर सकें। और किसी ना किसी तरीके से कवर कवर को यूज किया जाता है, काफ़ी कुछ उसमें डिफरेंट होता है जो आपने मूवीज के अंदर में, डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर में देखा होगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रिसेंटली जो लॉरेंस नाम के एक गैंगस्टर हैं जिनके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस हैं, तो लॉरेंस का जो गैंग है उसको भी टेररिस्ट एंटिटी है वो बनाया गया है। अभी हमारे जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनका भी मीटिंग हुआ था कनेडियन एनएसए के साथ में। तो जो लॉरेंस का जो यहाँ पे गैंग है, लॉरेंस का जो गैंग है जो कि वर्क किया करता है कनाडा के अंदर में, काफ़ी सारे वहाँ पे किडनैपिंग है, और जो आप देखिए कि थ्रेटनिंग करना किसी पर्सन को लाइफ के रिगार्डिंग में, तो उसके उसके रिगार्डिंग उनको एज ए टेररिस्ट एंटिटी है वो डिक्लेयर किया गया। उनका प्रॉपर्टी को अब फ्रीज किया जा सकता है कनेडियन अथॉरिटीज के द्वारा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। उसके अलावा आप देखिए कि 1985 के समय एक प्लेन था वो भी क्रैश हुआ था। ऐसे ही इंडियन एंटी इंडिया सेंटीमेंट वाले जो पर्सन जो कनाडा में प्रेजेंस थे उनका वहाँ पे रोल है वो सामने आया था, जो एक प्लेन है जो क्रैश हुआ था इंडिया के लिए आने वाला। नेक्स्ट आप देखिए कि मानसून के पर्सपेक्टिव से है यहाँ पे जो न्यूज़ है मानसून के रिगार्डिंग में, आईएमडी ने कहा है कि जो टोटल रेनफॉल रिसीव हुआ मानसून के दौरान में, एक तो आप देखिए कि मानसून का जब अराइवल हुआ था तो हमने रीड किया था कि मानसून का अराइवल लिटिल बिट जो अर्लियर जो टाइम हुआ करता था उससे पहले अराइवल हो चुका था। मेजरली हमारा मानसून है वो कौन सा है, मेजरली हमारा मानसून है साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून है। कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं वो रोल प्ले करते हैं इस मानसून के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि तिबेतियन जो प्लेट्यू है उसका हीट होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से समर के अंदर में आप देखिए कि जितना अच्छा हीट होगा, बेटर कंडीशंस जो हीट का बनेगा, तो हीट में क्या होगा कि हमारा जो एयर है, जब भी हाई टेम्परेचर का कंडीशन बनता है तो एयर क्या करता है, एयर राइज करता है। एयर राइज करेगा तो एयर का मूवमेंट होगा और यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है वो क्रिएट होगा। तिबेतियन प्लेट्यू अगर बेटर हीट होता है और यहाँ पे ऐसा कंडीशंस बनता है तो अच्छा मानसून है वो देखने के लिए मिलता है। और इस बार जो मानसून का जो कंडीशन डेवलप हुआ उसमें ये लो प्रेशर एरिया या हीटिंग का रोल है वो नहीं है, इसमें और काफ़ी सारे रोल हैं। वेस्टर्न डिस्टरबेंस का एक रोल है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से कंडीशंस डेवलप होती हैं, फिर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है हमारे ओशियन के अंदर में, वहाँ से मूवमेंट कैरी आउट होता है। और मूवमेंट के बाद में जो आप देखिए कि बारिश है वो हम रिसीव करते हैं 2-3 मंथ्स के रिगार्डिंग में। वैसे हिंदी के अंदर में अगर आप जो मानसून के जो महीने होते हैं उसके रिगार्डिंग में अगर आप टर्म को रीड करते होगे तो इसको 4 मंथ के रिगार्डिंग में बताया जाता है। चौमासा एक वर्ड होता है। 4 मंथ का जो समय है, 4 महीनों का जो समय है, तो आप देखिए कि 4 महीने के अंदर तो बारिश नहीं होती है, कुछ स्पेल्स में आपको बारिश मिलेगा। कुछ समय आप देखिए कि काफ़ी हैवी बारिश होता है, बाद में कुछ समय ऐसे भी होते हैं जब मानसून में ब्रेक आता है, ड्राई है वो हुआ करता है। इस साल जो स्पेल जो आए हैं, जो हैवी रेनफॉल आया है जिसमें जो डैमेज भी हुआ, उसके बिहाइंड में क्या रीजन थे इस साल, जो रीजन थे वो थे वेस्टर्न डिस्टरबेंस का। वेस्टर्न डिस्टरबेंस को एक मेन रीजन बताया गया है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहाँ से आता है, मेडिटेरियन से आया करता है बेसिकली। और वेस्टर्न डिस्टरबेंस का सदर्न एरिया के अंदर में जो शिफ्ट हुआ था अभी जो मानसून समय के अंदर में, जिसने हैवी रेनफॉल के बिहाइंड में रिस्पॉन्सिबल था। जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, लद्दाख का जो एरिया है, सॉरी लद्दाख नहीं, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है जहाँ पे काफ़ी तेज बारिश हुआ, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है वो भी हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो हैवी रेनफॉल के बारे में बताया। मोर जो रेनफॉल है वो रिसीव हुआ है रिजर्वोयर्स के अंदर में, आप देखिए कि जो पानी है वो इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे एक कंडीशन के बारे में बताया गया है कि ला नीना का जो कंडीशन है, ला नीना का जो कंडीशन है वो डेवलप हुआ है। अब डेवलप हुआ है कहाँ पे, सेंट्रल जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन है उस एरिया के अंदर में। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे स्ट्रोंगर जो विंटर हैं, ये जो विंटर हैं वो काफ़ी अच्छी हो सकती हैं, ऐसा यहाँ पे कंडीशंस हैं वो भी बताएगी। बाकी क्लाइमेट चेंज उसका इम्पैक्ट है जो मानसून के ऊपर में वो आपको कंटिन्यूस विजिबल है। माइनिंग एक्टिविटीज़ भी आप देखिए कि मानसून को जो इम्पैक्ट करती हैं, वो जो कंटिन्यूस यहाँ पे पहाड़ हैं उनको माइनिंग के थ्रू आप देखिए कि डैमेज कर दिया गया। फॉरेस्ट एरिया में जो डैमेज हुआ है, क्योंकि ट्रीज ये सभी आप देखिए कि जो नेचर के जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं वो किसी ना किसी तरीके से रोल है वो प्ले करते हैं। एम के गांधी का एक कोट है कि देर इज एवरीथिंग या समथिंग फॉर द, जो नेचर है वो प्रोवाइड करता है
कि एवरीथिंग इज फॉर द नीड और नथिंग फॉर द ग्रीड, कि नीड के लिए तो सब कुछ देता है नेचर, बट ग्रीड के लिए, अगर आपका ग्रीड है कि आपको एक्सप्लॉइट करना है, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, और किसी ना किसी तरीके से वो डैमेज ही करता है। कल एम के गांधी का बर्थ ईयर भी है, जिसको कि यूएनएजी जो नॉन वायलेंस डे के रूप से ऑब्जर्व है वो करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो अब यहाँ पे मानसून कंडीशंस के विड्रॉवल के बाद में, क्योंकि 30 सितंबर के बाद में आप देखिए कि जो हमारा आईएमडी है वो मानसून को रिकॉर्ड है वो नहीं करता है। 30 सितंबर के बाद में जो बारिश होती हैं, जिनको कि अदर जो फैक्टर्स के रिगार्डिंग में उनको कैलकुलेट है वो किया जाता है। क्योंकि विड्रोवल होता है, और विड्रोवल के दौरान में एक आपको पता होना चाहिए कि हमारा ये जो कोरामंडल का जो कोस्ट है, ये आप देखें कि जो आंध्र प्रदेश है, जो हमारे यहाँ पे तमिलनाडु का एरिया है, इस एरिया में बारिश होती है, क्योंकि जो मानसून विंड्स जब विड्रोवल करती हैं तो वो काफ़ी ड्राई होती हैं। बे ऑफ बंगाल के रीजन के अंदर में वो मॉइस्चर को गेन करती हैं, और मॉइस्चर को गेन करने के बाद में कोरामंडल कोस्ट के ऊपर में बारिश होती है। एक रिवर है सदर्न इंडिया के अंदर में, कावेरी, कावेरी नाम का जो नदी है, क्योंकि कावेरी भी लिखते हैं, कावेरी भी लिखा करते हैं इस तरीके से। तो आप देखिए कि कावेरी का जो हाफ कोर्स है, कि उसका जो आधा जो यहाँ पे कोर्स है, वो तो बारिश रिसीव करता है साउथ वेस्ट मानसून से, और आधा जो हिस्सा है वो बारिश रिसीव करता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो विड्रोवल ऑफ मानसून है। नेक्स्ट आप देखिए कि हैवी रेनफॉल हुआ है कृष्णा गोदावरी रिवर के अंदर में, आंध्र प्रदेश के वहाँ पे बेसिकली फ्लड काइंड ऑफ सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला। अब यहाँ पे एक टाउन के बारे में भी बताया गया है, भद्राचलम नाम का जो टाउन है, जो तेलंगाना के अंदर में सिचुएटेड है, उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट आप देखिए कि क्या पता होना चाहिए आपको एग्जाम से रिलेटेड आपको रिवर्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। फर्स्ट हम यहाँ पे जो कृष्णा रिवर है उसके बारे में रीड करेंगे। कृष्णा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? महाराष्ट्र के अंदर में सतारा का जो एरिया है, महाराष्ट्र में सतारा जो है, वहाँ पे एक जगह है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, महाबलीपुरम कहाँ पे है स्टूडेंट? महाबलीपुरम है तमिलनाडु के अंदर में, जो पल्लवा डायनेस्टी थी उनका एक इम्पोर्टेंट एरिया हुआ करता था। जो महाबलेश्वर है ये है महाराष्ट्र के अंदर में। महाबलेश्वर से आप देखिए कि ये रिवर ओरिजिनेट करती है, महाराष्ट्र में ये फ्लो करती है कृष्णा जो रिवर है। फिर आप देखिए कि कर्नाटका के लिए चली जाती है, कर्नाटका के लिए चली जाती है। कर्नाटका के बाद में ये तेलंगाना में जाती है, आप देखिए कि तेलंगाना में जाया करती है, और तेलंगाना के बाद में आपको आंध्र प्रदेश में इसका फ्लो है वो आपको मिलेगा। 4 स्टेट्स हैं जहाँ पे कृष्णा रिवर है वो बेसिकली फ्लो है वो करती है। क्या आपको यहाँ पे कुछ ट्राइब्यूटरी भी पता होना चाहिए कृष्णा रिवर का? ट्राइब्यूटरी आप देखिए एक दो तो आपको जरूर से पता होना चाहिए, जैसे इसका एक ट्राइब्यूटरी है घाट प्रभा नाम का, एक ट्राइब्यूटरी है घाट प्रभा है, माला प्रभा है, घाट प्रभा है, माला प्रभा है। और कल या परसों जो हमने भीमा रिवर को जो रीड किया था, भीमा रिवर, वो भी इसका ट्राइब्यूटरी है। तुंगभद्रा भी इसका ट्राइब्यूटरी है, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा भी इसका ट्राइब्यूटरी है। और एक जो ट्राइब्यूटरी है वो है मूसी रिवर, जो कि आप देखिए कि जो हैदराबाद नाम का जो सिटी है, जो जिसके बैंक के ऊपर में सिचुएटेड है, जहाँ पे अभी फ्लड कंडीशन हुआ था, वो भी इसका ट्राइब्यूटरी है कृष्णा का। और भी काफ़ी सारी रिवर्स हैं, बट हमने कुछ ऐसी रीड की हैं जो आपको एग्जाम से रिलेटेड या कहीं ना कहीं वो मेंशन हुआ करती। नेक्स्ट आप देखिए कि गोदावरी के बारे में यहाँ पे मेंशन है। गोदावरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? गोदावरी रिवर ओरिजिनेट करती है त्र्यंबकेश्वर से। त्र्यंबकेश्वर कहाँ पे है? नासिक के अंदर में है त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर कहाँ है? नासिक के अंदर में। नासिक आप देखिए कि काफ़ी फेमस है कुंभ मेला के लिए, कुंभ मेला भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, और यही जो बेसिकली वाटर बॉडीज हैं जहाँ पे लोग अपना जो रिचुअल क्लीनिंग है उसको कैरी आउट करते हैं उस ऑस्पिशियस समय के दौरान में। नेक्स्ट आप देखिए कि ये त्र्यंबकेश्वर हमने देखा कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती है। फर्स्ट महाराष्ट्र से फ्लो करती है, सेकंड आप देखिए कि तेलंगाना को चली जाती है, उसके बाद में तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, और यहाँ पे जो रूट है वो डिफरेंट है। फिर छत्तीसगढ़ है, फिर छत्तीसगढ़ का भी पार्ट कवर होता है, और उड़ीसा के वहाँ पे भी इसका फ्लो है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ यहाँ पे एडिशनल जो है, कर्नाटका इसका पार्ट नहीं है। कुछ फेमस जो ट्राइब्यूटरी,
एक तो आप देखिए कि बेन गंगा या बेन गंगा नाम से रिवर है, प्राणहिता नाम का जो नदी है, जो आप प्राणहिता है, वर्धा नाम का भी एक रिवर है, जो आप महाराष्ट्र के जब पार्क आप रीड करते हो ना, तो जो वहाँ के जो नेशनल पार्क हैं, टाइगर रीजन है, उस दौरान में इन नदियों को आप रीड करोगे, नागपुर एंड चंद्रपुर का जो एरिया है उसके आसपास। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर के जो वर्कर्स हैं, जो कि आप देखिए कि जो डिफिकल्ट टास्क है उसको कैरी आउट करते हैं गाँवों के अंदर में, बिना जॉब सिक्योरिटी, बिना पेंशन के, सेफ्टी गियर्स उनको प्रोवाइड ना होते हैं, और उनको जो हेल्थ का जो आप देखिए कि जो उनको जो फैसिलिटेट करना है, जो उनको प्रॉपर वेज देना है, उसके रिगार्डिंग में भी उनको सपोर्ट है वो नहीं होता है। रिसेंटली महाराष्ट्र के वहाँ पे कुछ असिस्टेंट जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जिनको कि एज ए कम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर आप इंक्लूड कर सकते हो, जिसको कि आप देखिए कि अंशकालीन स्त्री प्रचार नाम से जाना करते हैं, एएसपी के नाम से उनको जाना करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर में ये हेल्थ के असिस्टेंट वर्कर्स हैं, जिन्होंने अभी प्रोटेस्ट किया था कि उनका जो प्राइस है, जो लेबर है, उनको इंक्रीज किया जाए। फर्स्ट आप देखिए कि हम इनका इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे, और भी आपको वर्कर्स पता होने चाहिए, जैसे कि आशा हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, एक्रीडिएशन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, किस एक्ट के थ्रू वो बने हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के थ्रू। फिर आप देखिए कि आशा के अलावा एएनएम हैं, हमारे जो एएनएम्स हैं, जो तो प्रॉपर जॉब उनका रिक्रूट हुआ करता है। एएनएम के अलावा स्टूडेंट्स आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ये हेल्थ सेक्टर के थ्री ट्रिपल एज के नाम से इनको जाना करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेल्थ में, चाहिए हेल्थ का जो फैसिलिटी उनको देना हो। एएनएम्स के थ्रू आप देखिए कि हेल्थ का जो वैक्सीनेशन करना हो, जो प्रॉपर जो इम्प्लीमेंट करना हो, और यहाँ पे जो है आशा का काम तो अवेयरनेस का भी है। और इसके अलावा आप देखिए कि आंगनवाड़ी वर्कर जो कि न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज हैं उनको इंश्योर करते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको न्यूट्रिशनल डाइट है वो दिया जाए, चिल्ड्रन है उसको यहाँ पे केयर है वो किया जाए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे एरियाज के बारे में, तो आप देखिए कि उनका जो मंथली वेज है, जिन वर्कर्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, उनका 3000 मंथली वेज है। अब 3000 मंथली वेज प्रेजेंट समय में जो हमारा जो मिनिमम वेज का जो क्राइटेरिया है, उसको भी आप देखिए कि यहाँ पे फुलफिल है वो नहीं करता। मिनिमम वेज का जो क्राइटेरिया जो कि हमारा पे कमीशन डिसाइड है वो करता है। तो क्या करने का ज़रूरत है स्टेट को, आप देखिए कि अगर अपने हेल्थ सिस्टम को बिल्ड करना है, कंटिन्यूस अपने हेल्थ सिस्टम के जो पैरामीटर्स हैं उसमें आपको इम्प्रूवमेंट को कैरी आउट करना है, तो उन लोगों को भी केयर करना होगा जो कंटिन्यूस अपना जो लेबर है उसको काम करते हैं, जो केयरिंग सेक्टर के अंदर में एक इम्पोर्टेंट ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स हैं, जिनको ना जॉब का सिक्योरिटी है, ना उनको पेंशन मिलेगा, ना आप देखिए कोई सेफ्टी गियर्स हैं वो भी इनको प्रोवाइड है वो नहीं होते हैं। और काफ़ी बार अपने वर्क को कैरी आउट करते हुए ये पर्सन है काफ़ी इंसिडेंट्स को भी फेस करते हैं, जैसे स्नेक बाइट का एक इंसिडेंट है रूरल एरियाज के अंदर में, एक्सीडेंट्स जो रोड एक्सीडेंट्स हुआ करते हैं, तो उसमें भी आप देखिए कि कंपनसेशन है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर ये जो जो वर्कर का जो कंडीशंस हैं उसको ये फुलफिल नहीं करते हैं। और हमारा जो कंट्री है उसका जो स्पेशली हेल्थ सेक्टर है हेविली रिलाई करता है इन वुमेन जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं उनके ऊपर में, कि वुमेन जो कम्युनिटी वर्कर्स हैं, चासा हो, एएनएम हो, और यहाँ पे आंगनवाड़ी हो, या आप देखिए जो असिस्टेंट के रूप से जिनको यहाँ पे रिक्रूट है वो किया गया है, किस किस एरिया के अंदर में इनके ऊपर डिपेंड करता है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, जो आप देख वैक्सीनेशन को कैरी आउट करना है या प्रॉपर सैनिटेशन करना है, हेल्थ के रिगार्डिंग में आपको जो स्क्रूटनाइज करना है, जो सर्विलेंस करना है, उसमें भी ये रोल प्ले करते हैं। कि जब कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था, तब देखिए कि जो आशा हेल्थ एक्टिविस्ट है उनको ही लगाया गया था कि घर घर जाके आपको सर्वे करना है, तो ये आउटसाइड से तो नहीं आया है, जिससे कि प्रॉपर ट्रैकिंग है वो किया जाए, आउटसाइड से आया है तो उसको आइसोलेट किया गया या नहीं किया गया। तो इस तरीके से इनका एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो स्टेट को इनको मिनिमम वेज अगर नहीं पे किया जाता है जो जरूरी है किसी भी वर्कर के लिए, तो आप देखिए कि वन काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन का कैटेगरी में इसको आप कैलकुलेट है वो कर सकते हैं। रूरल हेल्थ को सिक्योर करना है तो हमें इन जो वुमेन हेल्थ एक्टिविस्ट हैं उनको भी आप देखिए उनकी राइट्स को सिक्योर है वो करना होगा। तो ये बेसिक हमने हेल्थ सेक्टर के रिवाइवल, उनके इम्पोर्टेंस के बारे में देखा। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे है हमारा जो इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग में आर्टिकल है, इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग में किसके पर्सपेक्टिव से है, डुगोंग या सीकाऊ आपने रीड किया होगा, डुगोंग या सीकाऊ। तो फर्स्ट आप देखिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि
जो इंडिया में ही इंडिया के एरिया के अंदर में मेजरली ये मिला करता है। डुगोंग जो है, डुगोंग के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो फोटो जरूर से देख लेना गूगल करके, जिसको कि आप देखिए कि सी काऊ के नाम से भी जानते हैं, इसके नाम से जाना करते हैं, सी काऊ के नाम से भी इसको जाना करते हैं। क्या हुआ करता है बेसिकली, आप देखिए कि एनिमल का कैटेगराइजेशन में किसके किसके अंदर में हम इसको इंक्लूड करते हैं, मैमल का जो कैटेगरी है, मैमल का जो कैटेगरी है उसके अंदर में हम इसको इंक्लूड करते हैं। और ये आप देखिए कि समुद्र में जो वाटर बॉडी है उसमें रहता है, और ये बेसिकली हेर्बीवोरस है, वो हुआ करता है, हेर्बीवोरस है वो हुआ करता है। जो हमारा जेट सी ग्रास है उसके ऊपर में ये डिपेंड होता है, जो सी ग्रास है, सी ग्रास है उसके ऊपर ये डिपेंड है वो होता है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया है, क्या सिचुएशन आया है, फर्स्ट आप देखिए कि इनका जो संख्या है गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर में, गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर में जो गुजरात के अंदर में है, मन्नार जो सदर्न पार्ट के अंदर में है, पाल्क बे का जो एरिया है, अंडमान और निकोबार के जो आइलैंड है, हमारे कंट्री के हर हर एक तरफ आप देखिए कि इनका संख्या है वो मिला करता था। बट समय के साथ में क्या हुआ, समय के साथ में पोचिंग होने लगा, समय के साथ में जो फिशरमैन्स जो जाया करते हैं वो इनको कैच, उनके नेट्स के अंदर में इनका कैच होने लगा, तो आप देखिए कि नेट्स के अंदर में इनको इंक्लूड होने लगे, हैबिटाट का लॉस होने लगा, इनका जो हैबिटाट है उसका लॉस होने लगा कंटिन्यूस जो मैरीन एक्टिविटीज की वजह से। पोल्यूशन भी आप देखिए कि एक रोल प्ले करता है, पोल्यूशन का भी रोल, मेरीन जो पोल्यूशन है उसका रोल, प्लास्टिक का प्रेजेंस होना मोर हमारे जो सी हैं वाटर बॉडीज हैं वहाँ पे। और आप देखिए कि इनका जो इस सभी जो पोल्यूशन का इम्पैक्ट इनके हेल्थ के ऊपर भी होगा, तो इनका जो स्लो रिप्रोडक्शन होना वो भी यहाँ पे एक रीजन है कि इनकी जो संख्या है वो कंटिन्यूस डिक्लाइन होती गई। और अब जो संख्या है वो कुछ फ्यू हंड्रेड्स के अंदर में इनका बचा है, तो क्या करने का जरूरत है, ये जो डिक्लाइन है उसको रिवर्स करने का जरूरत था। गवर्नमेंट ने क्या किया उसके रिगार्डिंग, डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को सेटअप किया। किसको सेटअप किया स्टूडेंट्स, डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। कहाँ पे ये सेटअप हुआ, डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व पाल्क बे के अंदर में, पाल्क बे का एरिया है वहाँ पे इसको सेटअप किया गया 2022 के समय। अभी आप देखिए कि रिसेंटली कुछ डेज बैक आईयूसीएन ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, इस डुगोंग कंजर्वेशन जो हमने रिजर्व को जो सेटअप किया था पाल्क बे के अंदर में। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे इसको सेटअप किया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू सेटअप किया गया था। कम्युनिटीज को अवेयर किया गया, जो फिशरमैन्स का जो कम्युनिटीज हैं कि अगर कैच हो तो उनको वापस से जो रिटर्न है वो करना है, जल्द से जल्द उनको वापस से वाटर बॉडीज के अंदर में रिलीज है वो करना है। इसके अलावा आप देखिए कि इनका जो प्रॉपर जो फूड हुआ करता है, जो सी ग्रास इनका फूड है, सी ग्रास के रिगार्डिंग में क्या कर दिया गया कि जो मिडो का जो फॉर्मेशन था, तो आप जो वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट कर दिया गया, 12,000 हेक्टेयर के आसपास वो मिडो है जिसमें ये अपना जो ईटिंग प्रोसेस है उसको कैरी आउट करते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड मैरीन कंजर्वेशन का प्रोसेस है वो भी कैरीड आउट है वो हुआ है। तो इस तरीके से कुछ इफर्ट्स हैं वो लगाए गए, कम्युनिटी पार्टिसिपेट किया गया, आईयूसीएन ने वो रिजर्व है उसको रिकॉग्नाइज किया है जो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल के रूप से सेटअप हुआ है मेरीन कंजर्वेशन के अंदर में, फिशरमैन्स का जो एंगेजमेंट है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है उसके थ्रू। बट लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर में अभी हमें और भी क्या करने का ज़रूरत है, इनका जो संख्या है जो डुगोंग है उसका संख्या को इंक्रीज करने के लिए पोल्यूशन को अभी आप देखिए कि हमें और कम करना होगा, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर जो प्लान है उसको कैरी आउट करने होंगे, और ओशियन का जो एसिडिफिकेशन है, ओशियन का एसिडिफिकेशन है उसको हमें रोकना होगा। अब आप देखिए कि क्या यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है डुगोंग से रिलेटेड, यस स्टूडेंट 2015 के पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी ने प्रीलिम्स के टेस्ट में। क्या क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, यूपीएससी ने फर्स्ट स्टेटमेंट तो यही था कि मैमल हर्बीवोरस मैमल है जो हुआ करता है क्या, फिर कहाँ पे मिलता है, क्या ओनली इंडियन ओशन में इसका प्रेजेंस है, और भी वाटर बॉडीज हैं जहाँ पे इसका प्रेजेंस हुआ करता है, और स्टूडेंट्स इसका प्रोटेक्शन जो इंडिया के अंदर में इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है उसके बारे में। आईयूसीएन का जो आपको जो जो इसका जो टैग है वो आपको पता होना चाहिए कि आईयूसीएन के अंदर में इसको एज ए वल्नरेबल का जो कैटेगरी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में भी इसका जो जो कंजर्वेशन जो इनिशिएटिव्स हैं वो कैरी आउट हैं वो हुई। रिजर्व आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, गोंग कंजर्वेशन रिजर्व पाल्क बे के एरिया में है।
नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे कंट्री में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में है, सोशल के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज है, बट फिर भी हमारे यहाँ पे वुमेन्स के पास में जो मनी है, जो उनके पास में पैसा होना चाहिए, इकोनॉमिक सेक्टर में जो वुमेन्स का जो रोल है वो क्यों नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि उसके बिहाइंड में रीजंस हैं वो बताए गए हैं यहाँ पे। फर्स्ट हम देखेंगे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट किसी भी कंट्री के अंदर में, किसी भी सोसाइटी के अंदर में अगर फीमेल्स का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो इंक्रीजिंग सिचुएशन में है, वो क्या शो करता है कि जो ग्रेटर जेंडर इक्वलिटी वहाँ पे है, कि जेंडर आप देखिए कि वुमेन्स को जो राइट है वो दिया गया है, ग्रेटर जेंडर इक्वलिटी है, उसको ये शो करता है कि जेंडर का इक्वलिटी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर में पहले 31% हुआ करता था, फिर ये डिक्लाइन होता है, ये 31 हुआ करता था 2011-12 के समय में, फिर 17-18 के समय 23 हो गया था, काफ़ी संख्या है वो डिक्लाइन डिक्लाइन हुआ था। बाद में आप देखिए कि जो संख्या है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ और प्रेजेंट समय में 41.7%, 23-24 के समय में, 2023-24 के समय में 41.7% फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। अब आप देखिए कि नंबर्स काफ़ी बेटर कंडीशन में है, बट क्या अब क्या कोई बैरियर एग्जिस्ट नहीं करता है, स्टिल आप देखिए कि बैरियर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, स्टिल बैरियर एग्जिस्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे तीन कैटेगरी के अंदर में एम्प्लॉयमेंट है वो हुआ करता है, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, एक रेगुलर जो एम्प्लॉयमेंट जो सैलरी क्लास हुआ करती है, एक कैजुअल वर्कर्स हैं वो होते हैं। फीमेल्स का आप देखिए कि कैजुअल वर्क के अंदर में कंडीशंस हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है उनके लिए इस तरीके से सरवाइव करना, बट इनका नंबर तो इंक्रीज हुआ, बट आप देखिए कि मेजरली जो रीजन है वो क्या आने लगा है, मेजरली रीजन ये आने लगा है कि उनका जो मनी है वो जनरेट नहीं हो पाता है, काफ़ी बार उनको हाउस होल्ड एक्टिविटीज में ही काम है वो करना होता है। जैसे हमने कल एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इनका रोल देखा था कि कैसे एग्रीकल्चर के अंदर में उनका काम हुआ करता है। रूरल वुमेन आप देखिए कि जो रूरल वुमेन का काफ़ी पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है, तो समय के साथ में ज़रूरत है कि उनको प्रॉपर एज ए वर्कर के रूप से रिकॉग्नाइज है वो किया जाए। और काफ़ी बार जो डोमेस्टिक वर्क है उसको आप देखिए कि कोई भी रिकॉग्निशन है वो नहीं है, डोमेस्टिक वर्क का कोई रिकॉग्निशन नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट सर्विलेंस के बारे में है, इन्वायरमेंट सर्विलेंस के बारे में यहाँ पे ये बताया गया कि काफ़ी बार जो हमारा हेल्थ का जो एजेंसीज हैं वो आप देखिए कि सर्विलेंस, हेल्थ सर्विलेंस भी एक वर्क है जो हुआ करता है, कंटिन्यूस एग्जिस्ट करता है। जो पैथोजेंस हैं जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, इनको अगर आपको ट्रेस करना है तो सीवेज वाटर जो है, जो सीवेज वाटर का एरिया है जहाँ पे लोग अपना जो बेसिक जो एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करते हैं, उस समय आप देखिए कि वहाँ पे किस तरीके से जो टॉयलेट सीट्स हैं, काफ़ी जगह से सैंपल्स हैं वो लिए जाते हैं हेल्थ सर्विलेंस का जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा। इसका बेटर कंडीशन, बेटर जो रिजल्ट है वो क्या होता है, जिससे कि हम वहाँ पे किस तरीके के वायरस का आउटब्रेक हुआ है, कौन से वहाँ पे आप देखिए कि जो बैक्टीरियाज हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, उसका इंफॉर्मेशन मिलता है। ये वेस्ट वाटर के बारे में था। अभी रिसेंटली हमारा जो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है, ICMR, उन्होंने एक प्रपोजल रखा है कि हमें बेसिकली 10 जो वायरस हैं उनको ट्रैक करना है, कुछ वायरसेज हैं उनको ट्रैक करना है, और हमारा जो 50 सिटीज़ हैं, 50 सिटीज़ का जो वेस्ट वाटर है उसके थ्रू सैम्पलिंग है वो किया जाएगा। और सैम्पलिंग्स का आप देखिए कि हेल्थ सेक्टर का प्रॉपर पॉलिसी किया जा सके, प्रॉपर उसको एग्जामिन है वो किया जा सके, यही यहाँ पे टारगेट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि हमारे जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है मॉडर्न इंडिया के शेपिंग के अंदर में, तो उनके बारे में कुछ 3 बुक हैं वो पब्लिश हुई हैं। ये बुक्स वाला एक जो पेज आता है उस पर ये मेंशन है कि बुक्स हैं वो पब्लिश हुई हैं। अब ये 3 पर्सन कौन हैं इनके बारे में हम रीड करेंगे, जिसमें आप देखिए कि जो मुथु लक्ष्मी हैं इनके बारे में तो आपने काफ़ी बार क्वेश्चंस हैं वो भी देखे होंगे, टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी हमने काफ़ी बार आपको एक क्वेश्चन दिया है इनसे रिलेटेड, इंडिया में फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेटर है वो कौन थे, तो यही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। फर्स्ट आप देखिए कि जो
पर्सन है वो है एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया जो साहब हैं, जिनकी मेमोरी के अंदर में हम 15 सितंबर को 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे है वो सेलिब्रेट करते हैं। इंजीनियर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं। इन्होंने क्या इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया है? इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके कंस्ट्रक्शन के अंदर में। मैसूर के वहाँ पे मैसूर किंगडम के अंदर में अपना काम है उसको कैरी आउट करते थे। बाद में इन्होंने, आप देखिए कि काफ़ी सारे हमारे नेशन में जो डैम्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो किया। हमारा जो डैम्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो इन्हीं का लीडरशिप में होता है। और ये इनका एक इम्पोर्टेंट रोल है हमारे वहाँ पे जो रिजर्वोयर्स हैं, वाटर रिजर्वोयर्स, उसके वाटर के, आप देखिए कि रिजर्वेशन में भी एक इम्पोर्टेंट, उसको स्टोर करने में भी इम्पोर्टेंट रोल रहा। डैम्स का कंस्ट्रक्शन, इरिगेशन, एग्रीकल्चर और वाटर रिचार्ज होना, इन सभी एरियाज में, और आप देखिए हाइड्रो पावर के रिगार्डिंग में भी उसको यूज है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें मुथु लक्ष्मी के बारे में, तो ये फर्स्ट वुमेन है जो कि एक कम्युनिटी है मिलाकरा नाम से, जिसका प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट हो सकता है, मालाकरा नाम से। आप इस कम्युनिटी के नाम को एक बार देखना। एक कम्युनिटी है जिससे ये बिलोंग किया करते थे। फर्स्ट वुमेन बनती हैं जो कि सर्जरी के अंदर में अपना मास्टर्स है उसको कैरी आउट करते हैं, एमबीबीएस कैरी आउट करते हैं सर्जरी के रूप से। तो डॉक्टर मुथु लक्ष्मी रेड्डी हैं। फिर आप देखिए कि फर्स्ट लेजिस्लेचर है वो लेजिस्लेशन के रूप से भी ये जाती हैं। फर्स्ट लेजिस्लेटर के रूप से भी ये बेसिकली इलेक्ट होती हैं। और आप देखिए कि उसके बाद में इन्होंने काफ़ी सारे काम किए। देवदासी जो सिस्टम है, देवदासी जो सिस्टम है उसके अबोलिशमेंट के रिगार्डिंग में, देवदासी सिस्टम को अबोलिश करना है, काफ़ी सारे जो रिफॉर्म्स हैं वो कैरी आउट करने हैं उसके पर्सपेक्टिव से। थर्ड आप देखिए कि पीसी महालोबीज के बारे में है, एक इम्पोर्टेंट पर्सन है हमारा, जो डाटा का जो सेक्टर है, स्टेटिस्टिकल का जो सेक्टर है उसके रिगार्डिंग में। कॉलोनियल एरा के ही दौरान में, कॉलोनियल एरा के दौरान में इंडियन जो स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है उसको ये सेटअप करते हैं। इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को 1932 के समय में नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे जो हम कैरी आउट करते हैं उसको भी यहाँ पे इन्होंने कंडक्ट वो करने का बात किया था 1950s के समय में। और बाद में आप देखिए कि जो हमारे कंट्री में 5 ईयर प्लान एग्जिस्ट किया करते थे, तो 5 ईयर प्लान के रिगार्डिंग में इन्होंने डिसीजन लिया था सेकंड 5 ईयर प्लान का, जिसमें हैवी इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट हमने किया था, हैवी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट, जो गरीबी है उसको रिमूव करने के लिए हमारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे। तो हैवी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसी वजह से हो सका कि प्रॉपर डाटा को एनालाइज किया गया। डाटा का एक इम्पोर्टेंट रोल है पॉलिसी फ्रेमिंग के अंदर में भी। जैसे आप देखिए कि प्रिपेयर करते हो आप एग्जाम के अंदर में अपने जो परफॉर्मेंस है उसको आप एनालाइज करते हो कि कितने क्वेश्चन हैं जो आपको आते थे वो आपने करेक्ट किए हैं, कितने उसमें इनकरेक्ट हुए हैं, वो कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पे आपने गैस मार्किंग को ही कैरी आउट किया कि आपको नहीं तो वो आते थे और आपने डायरेक्टली क्वेश्चंस को मार्क किया है, उसमें आपका क्या रेशियो है। तो ऐसे आप एनालाइज करते हो पेपर को। तो उसी तरीके से पॉलिसी फ्रेमिंग के अंदर भी डाटा का एक इम्पोर्टेंट रोल है, जिससे जो सर्विलेंस में जो डाटा मिला है उसको आप यूज कर सको कि किस एरियाज में फोकस करना है। तो इस तरीके से इन्होंने, एक जो पर्सन है जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, डैम्स कंस्ट्रक्शन में एक इम्पोर्टेंट पर्सन है जिन्होंने वुमेन्स के जो बैरियर्स हैं उनको ब्रेक किया, लेजिस्लेचर्स के वहाँ पे पहुँचे, काफ़ी सारे सिस्टम्स में रिफॉर्म लाने का कोशिश किया गया। और पीसी महालनोबी जो है, जो पॉलिसी फ्रेमिंग में जिनका इम्पोर्टेंट रोल रहा, पॉलिसी एनालाइज के अंदर में उनका इम्पोर्टेंट रोल है वो रहा। और इंडिया का हैवी इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट का जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें उनका रोल था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है। होम अफेयर्स ने अभी एक डायरेक्शन इश्यू किया है कि एनजीओज अपने लास्ट समय के अंदर में, जो एवरी 5 ईयर के ऊपर इनको अपना लाइसेंस को रिन्यू करवाना होता है, लास्ट मंथ के समय आप देखिए कि क्यों यहाँ पे अप्लाई करना, उससे पहले आप अप्लाई कीजिए जिससे कि आपको प्रॉपर एग्जामिन कर सके, स्क्रूटनाइज किया जा सके हमारा इस सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में कोई कंसर्न तो नहीं है। फॉरेन से जो इनको पैसा आता है उसका यहाँ पे, तो आप देखिए कि फॉरेन से आने वाला जो मनी है उसको एनजीओ, जो एनजीओ है उनका यहाँ पे एनालिसिस है वो हुआ करता है। फेमा एक्ट आपने रीड किया होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए कि जो फेमा एक्ट है ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में है, इसका मिनिस्ट्री कौन सा है, ये कमेंट सेक्शन में आप बताना।
एम के गांधी जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के रिगार्डिंग में भी, या वर्ल्ड के अंदर में आप देखिए कि नॉन वायलेंस है, पीस है, उसको प्रमोट करने के एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। तो उनका एक स्टैचू है जो डैमेज हुआ है यूके के वहाँ पे, और 2 अक्टूबर का जो डे है, 2 अक्टूबर का डे हम इनका बर्थ जो एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करता है, यूएन उसको रिकॉग्नाइज करता है नॉन वायलेंस डे के रूप से। स्टैचू में जो डैमेज हुआ उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कल वैसे आप देखिए कि द हिंदू न्यूज़पेपर है वो पब्लिश नहीं होगा, तो इनका इंपॉर्टेंट रोल को एक बार रीड कर लेते हैं। काफ़ी बार आप देखिए कि हमारा जो मेंस का जो पेपर है उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि साउथ अफ्रीका ने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि जो मोहनदास हैं, जो मोहनदास नाम के जो पर्सन हैं उनको हम महात्मा गांधी के रूप से जानने लगे। तो क्या ऐसा रोल था कि मोहनदास को महात्मा के रूप से कन्वर्ट किया साउथ अफ्रीका के द्वारा। दादा अब्दुल्ला का केस के लिए 1893 के समय ये जाते हैं उनको असिस्ट करने के लिए। फिर आप देखिए कि वहाँ पे जाने के बाद में वहाँ पे इंडियन जो पर्सन्स हैं उनका कंडीशन को ये देखते हैं, और उनको यूनाइट करने के लिए इन्होंने अपना न्यूज़पेपर भी चलाया। वहाँ पे आप देखिए कि जो इंडिया में आके ये कैरी आउट करते हैं उन सभी का जो प्रैक्टिस है, सभी जो जितने भी टूल्स इनके पास में थे जो इन्होंने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में यूज किए, उन सभी का प्रैक्टिस इन्होंने अफ्रीका में कैरी आउट किया था। चाहे उसके अंदर में आप देखिए कि नॉन वायलेंस मूवमेंट करना हो, लोगों को यूनाइट करना हो, टोल्स्टॉय फार्म के थ्रू सिविल डिसोबीडियंस के बारे में सीखना हो। जब इंडिया में रिटर्न है वो कब करते हैं, 1915 के समय इंडिया के लिए आते हैं। और 1915 का आप देखिए वो जो डे है 9 जनवरी का डे, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं प्रेजेंट समय में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप से, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप से सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया में आते ही किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पहले समझते हैं कंडीशन को, इंडिया का टूर करते हैं। उस समय होम रूल मूवमेंट चलता था इंडिया के अंदर में, होम रूल मूवमेंट के अंदर में भी नहीं जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आप देखिए कि बाद में चंपारण है, खेड़ा है, अहमदाबाद है, वहाँ पे मिल स्ट्राइक में पार्टिसिपेशन इनका होता है। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो आप देखिए कि जो खिलाफत मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैरी आउट होता है। चोरी चोरा इंसिडेंट जो वायलेंस होता है तो मूवमेंट से विड्रॉवल करते हैं। विड्रॉवल इस वजह से भी हुआ था कि मूवमेंट लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आ गया था, तो सर्वाइवल नहीं होता है मूवमेंट। कुछ समय के लिए मूवमेंट आप चला सकते हो, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप नहीं चला सकते। तो इनका एक कॉन्सेप्ट होता था, स्ट्रगल करना है, ट्रूस करना है, फिर से स्ट्रगल करना है, तो ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया करते थे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे टोल्स्टॉय फार्म अफ्रीका में सेटअप किया तो इंडिया में इन्होंने सेटअप किया अहमदाबाद के अंदर में साबरमती आश्रम। और जब साल्ट सत्याग्रह को कैरी आउट करते हैं, जब डांडी मार्च को कैरी आउट करते हैं 1930s के अंदर में, उसके बाद में आप देखिए कि वर्धा के अंदर में चले जाते हैं। वर्धा के अंदर में सेवाग्राम है जो इन्होंने सेटअप किया था। तो ये ऐसे इनका काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट रोल है। वैसे अगर हम रोल के बारे में बात करें तो एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फ्रीडम मूवमेंट में इंक्लूड करना इनका रोल था। रोल इनका ये था कि जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं जो डिस्कशन करें तो लोकल लैंग्वेज है उसको यूज किया जाए, लोग उससे कनेक्ट हो सकें, उनको यहाँ पे समझाया जाए। नहीं, इनिशियली जो फ्रीडम मूवमेंट था उसमें हमारे जो एजुकेटेड क्लास है वो पार्टिसिपेट करता था, जो डिस्कशन का जो लेवल होता था वो उसी तरीके से किया करते थे। मैक्सिमम लोग उस समय बैरिस्टर्स हैं वो हुआ करते थे, जो लॉयर्स हैं वो हुआ करते थे। फिर आप देखिए कि नेक्स्ट जो न्यूज़ है 3-4 न्यूज़ हैं, ये हैं एनसीआरबी के डाटाज के बारे में। एक यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है काफी बार गांधी से रिलेटेड कि गांधी के द्वारा फर्स्ट टाइम किस कांग्रेस सेशन में पार्टिसिपेट किया गया था। क्या वो जब वापस से रिटर्न आते हैं जब भी वो कांग्रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। आप देखिए कि 1901 के समय, 1901 के समय वो एक समय के लिए इंडिया के लिए आते हैं, और उसी दौरान में वो मॉरिशस के वहाँ पे भी रुके थे। उनके लोगों को भी मोटिवेट किया था कि आप भी फ्रीडम कैरी आउट कीजिए, पीसफुल मूवमेंट को यहाँ पे करना कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट में। मॉरिशस उनका मेमोरी के अंदर में जो डांडी मार्च है उस डे को आप देखिए कि इंडिपेंडेंस डे के रूप से रिकॉग्नाइज करता है। 12 मार्च का जो डे है जब डांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। तो 1911 के समय ये आते हैं इंडिया में, एक मूवमेंट एक सेशन में पार्टिसिपेट भी करते हैं। बट जो इनके द्वारा एक ही सेशन है जिसको इनके द्वारा हेड भी किया गया था, तो वो कौन सा सेशन था जो गांधी जी हेड करते हैं कांग्रेस के सेशन को, ये आपका होमवर्क है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। नेक्स्ट आप देखिए कि एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है, हमारे यहाँ पे
क्राइम के जो डाटाज हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो इंसिडेंट्स होते हैं, उसका क्या रीजन है, कौन पर्सन है, उसके डाटा का एनालिसिस है यहाँ पे। तो एनसीआरबी ने जो फॉरनर एक्ट है वो बताया है, काफ़ी कम संख्या के अंदर में फॉरनर जो पर्सन है जिनके उस एक्ट के थ्रू बुक है वो किया गया है फॉरनर पर्सन्स को बिहार के अंदर में, तो वहाँ पे नंबर्स काफ़ी कम बताए गए हैं। फिर आप देखिए कि कौन सा स्टेट है जहाँ पे मोर फॉरनर्स का यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स हैं। तो फॉरनर जो पर्सन है, जो पासपोर्ट एक्ट है, फॉरनर एक्ट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पर्सन है वो वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। फिर त्रिपुरा है, महाराष्ट्र है। प्रिजनर्स के अंदर में जो फॉरनर पर्सन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा पर्सन जो फॉरनर हैं जो प्रिजन के अंदर में है, इंडिया में उन्होंने कोई क्राइम कमिट किया तो सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश के पर्सन, सबसे ज़्यादा हैं बांग्लादेश के पर्सन, फिर है नेपाल के पर्सन। और फिर आप देखिए कि और भी एरियाज के लोग हैं जो इंडिया में अगर कोई क्राइम कमिट करेगा तो जेल के अंदर तो आप देखिए कि जाना ही होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या जो फॉरेनर पर्सन है उनको फंडामेंटल राइट अवेलेबल हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स को एक्सेप्ट एग्जेम्प्ट करते हुए बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं। आर्टिकल 15 नहीं है, 50 नहीं है, 16 नहीं है, 19 नहीं है, 29 नहीं है और 30 नहीं है। जैसे कि आप सपोज कीजिए एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग वो डिमांड नहीं कर सकते कि रिजर्वेशन दिया जाए, हमको दिया जाए। 19 में कोई असम्बल वो कैरी आउट नहीं कर सकते, जो बेसिक बेसिक राइट्स हैं उन सबको मिले हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स के बारे में है, क्या हमारे यहाँ पे जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। रोड एक्सीडेंट्स क्यों इंक्रीज होने लगे हैं, उसके बिहाइंड में रीजन है, इररिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग एक रीजन है, रोड का क्वालिटी एक रीजन है, ओवर स्पीड एक रीजन है, रील आप देखिए कि रील्स एंड कुछ ऐसे व्हीकल्स हैं, जैसे काफ़ी बार एक गाड़ी है थार शायद, जिसके काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं वो सामने आते हैं। तो ये एनसीआरबी के डाटाज बताते हैं कि नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हैं वो इंक्रीज होने लगे हैं। इररिस्पॉन्सिबल जो ड्राइविंग है, रोड एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करने के रिगार्डिंग में क्या कोई डिक्लेरेशन है, तो ब्रेसिलिया नाम से एक डिक्लेरेशन है। ब्रेसिलिया डिक्लेरेशन आपको पता होना चाहिए, जो रोड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से है। फार्मर्स का सुसाइड नंबर्स हैं वो ज़्यादा यहाँ पे मिले हैं। वो बताया गया है किन स्टेट्स के अंदर में फार्मर्स का सुसाइड देखने के लिए मिलता है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है। वहाँ पे भी जो नंबर्स का एनसीआरबी रिपोर्ट में बताया गया, फार्मर्स ने बताया है कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो उनके फेवरेबल नहीं है। जैसे कॉटन के ऊपर में जो ड्यूटीज हुआ करती थी उसको रिलैक्स कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये यहाँ पे है कि महाराष्ट्र कर्नाटका, महाराष्ट्र मेजरली वो रीजन है जहाँ पे कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो हुआ करता है। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे चिल्ड्रंस के अगेंस्ट में जो क्राइम है उसको भी इंक्रीज बताया गया है, जिसमें पोस्को का एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस का जो एक्ट है उसके अंदर में केसेस का जो फाइलिंग। एफपीआई कौन होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कौन होते हैं, बेसिकली अपने बेनिफिट के लिए ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, क्या ये एक्टिव वे के अंदर में इनका इन्वेस्टमेंट होता है कि कंपनी का मैनेजमेंट के अंदर में भी उनका रोल होता है। एक्टिव इनका इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इसको पैसिव इन्वेस्टमेंट बोला करते हैं। ये सिर्फ आप देखिए कि 9 या 10% के आसपास अपना फंडिंग कर सकते हैं। 10% इनका एक लिमिटेशन है, सेबी के द्वारा लिमिट है वो किया गया है, उससे ज़्यादा ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है, स्टॉक के रूप से, बॉन्ड के रूप से इनका इन्वेस्टमेंट है वो होता है। अभी इनके द्वारा विड्रोवल है वो किया गया है, इंडियन जो इक्विटी है, इंडियन इक्विटीज से इनका विड्रोवल हुआ है कंटिन्यूस 2-3 मंथ के अंदर में ये सिचुएशन मिला। जहाँ पे इनको मोर बेनिफिट होता है वहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट है वो मोर किया करते हैं। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि कहाँ पे है, मनीला फिलीपाइंस के वहाँ पे सिचुएटेड है। तो उन्होंने जो टैरिफ का इंडियन इंडियन एक्सपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है उसको एनालाइज किया गया, उसके रिगार्डिंग में ग्रोथ का जो फोरकास्ट है उसको डिक्लाइन किया है। फिलीपाइंस के वहाँ पे सेंट्रल पार्ट में अर्थक्वेक आया था, अभी हमने जो टाइफोन है उसके बारे में रीड किया था। फिलीपाइंस के वहाँ पे जो सुपर साइक्लोनिक कंडीशंस वहाँ पे डेवलप हुआ था। यूट्यूब ने जो डोनाल्ड ट्रंप का जो चैनल को बैन किया था, अकाउंट को सस्पेंड किया था, उसके रिगार्डिंग में कुछ पे है वो उनको करना होगा। बोथ न्यूज हैं, एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं है। साउथ अफ्रीका के एक एम्बेसडर हैं जिनका डेथ हुआ है, तो ये भी एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉलोनियल कंट्रीज हैं वहाँ पे हाई कमीशन हुआ करता है। और कुछ अदर कंट्रीज जो अपने डिप्लोमेट्स हैं उनको जो आप देखें कि जो एम्बेसी है जो आपको वहाँ पे अदर कंट्रीज के साथ में मिलेगा, जो हाई कमीशन है वो कॉलोनियल कंट्रीज के साथ में आपको मिलता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ईरानियन जो पर्सन है उनको डिपोर्ट किया गया है, तो वो ईरानियन पर्सन ईरान के लिए वापस से आएंगे यूएस के वहाँ से। और गजा स्ट्रिप के रिगार्डिंग में एक 20 पॉइंट का जो पीस प्लान है वो लाया गया। गजा स्ट्रिप के रिगार्डिंग में एक 20 पॉइंट का पीस प्लान है वो लाया गया है। गजा के अंदर में रोल किसका है? हमास का रोल हुआ करता है। हमास को आप देखिए कि यहाँ पे डिसकंटिन्यू करने के लिए कहा गया है कि आपको अपना वर्क नहीं कैरी आउट करना है। पीस प्लान के बाद में एक एग्जिट उनको दिया जाएगा, सेफ एग्जिट उनको दिया जाएगा। पॉलिटिकल अथॉरिटी वहाँ पे सेटअप होगा। ये कुछ प्लान है जिसको कि इजराइल के लीडर के द्वारा भी एग्री है, वो किया गया है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें हमास क्या इसको रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि हमास का तो आप देखिए कि एग्जिस्टेंस को ये डैमेज करता है, तो हमास अभी रिव्यू है वो कैरी आउट करेगा। इस कंप्लीट प्लान है उसी के बाद में उनके द्वारा एग्री किया जाता है या नहीं किया जाता, ये आने वाले डिस्कशन में रहेगा। और भी काफ़ी कुछ है प्लान के अंदर में कि कैसे वहाँ पे सेफ्टी को इंश्योर करना है, पैलेस्टीनियन जो सिविलियन पर्सन है उनको बेसिक राइट्स है उसको इंश्योर करना है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था आज के न्यूज़पेपर से रिलेटेड। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।